हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, कुवैत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक साफ साफ ये कह दिया है कि इंडिया एक मेजर प्लेयर है आज के समय वर्ल्ड अफेयर के बारे में। यानी आज जो मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा उस केस में इंडिया एक मेजर प्लेयर है। और इंडिया इसके साथ परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का है वो भी बनने के लिए इंडिया पूरी तरह से तैयार है, और इंडिया को बनना भी चाहिए एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन प्रेजेंट में क्या हम देख रहे हैं कि आज के समय इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर है। देखिए, नॉन परमानेंट मेंबर होने से इंडिया को बहुत सारे घाटा भी है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ में सारे वो डेवलपिंग लिस्ट डेवलप कंट्री आ जाते हैं जिनका इंटरेस्ट इंडिया अकेले एक वर्ल्ड लेवल पे यानी परमानेंट मेंबर का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर इंडिया उसे रिप्रेजेंट करता है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनने के लिए, और इंडिया क्या सच में उस तरह का क्वालिफिकेशन रखता है, क्या इंडिया के पास वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है जिससे कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन सके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपके जीएस पेपर 2 मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो न्यूज अभी है वो है कुवैत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओके, और यूएन नेशन के जो को चेयर एंड द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। ये जो आईजीएन आप देख रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, एक्चुअली ये यूएन नेशन का रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, और ये रिफॉर्म्स की बात कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और हमेशा सारे ग्रुप मेंबर इस बारे में बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इनका जो है ये भी सीट बढ़ना चाहिए। यानी कि 5 परमानेंट मेंबर जो है उनको सीट, या तो सीट बढ़े या अदर कंट्री को भी चांस मिलना चाहिए कि एज अ परमानेंट मेंबर बन सके। और जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका भी मतलब कहीं ना कहीं एक सीट बढ़ना चाहिए। 10 से 15 होना चाहिए, जैसे 5 to 10 हो जाए परमानेंट मेंबर का, और 10 to 15 हो जाए नॉन परमानेंट मेंबर का। तो ये रिफॉर्म की बात चलती है, उसे हम लोग कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। और जो कि कुवैत के तारिक अल्बानी अल्बानी ने काफी इंपॉर्टेंट बात कहा है इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया एक को भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज अ मेन प्लेयर ऑन दी वर्ल्ड स्टेज। आज देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अगर आज वर्ल्ड स्टेज में बात करें, रसिया यूक्रेन की बात हो, या अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही है, या क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बात करी जा रही है, जितने भी ग्लोबल इश्यूज आते हैं उसमें इंडिया का अपना व्यू पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी तरह का रिफॉर्म की बात होती है तो इंडिया उसमें अपना सजेशन और इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया एक आज के समय क्या एक मेन प्लेयर है ऑफ द वर्ल्ड स्टेज, एंड इट emphasized दैट इंडिया वुड बी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इफ द काउंसिल वर टू बी एक्सपैंडेड। अगर इन फ्यूचर में जो परमानेंट मेंबर का जो एक्सपेंशन होता है, यानी 5 परमानेंट मेंबर से अगर इसे बढ़ाकर 7 किया जाए या 10 किया जाए, तो उसमें सबसे जो नंबर 1 जो कंटेंडर होगा, यानी कि अदर कंट्री को जो चांस मिलेंगे, उस कंट्री में इंडिया विल बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंडिया काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यही नहीं, कुवैत ही नहीं, बल्कि जो यूएस है जो परमानेंट मेंबर है, यूएस है, फ्रांस है, यूके है, ये 3 भी कंट्री जो है आज के समय परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। दे आल्सो सपोर्टेड इंडिया बिड टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। कुवैत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं तारिक अल्बानी ने बताया है कि इंडिया एक मेजर प्लेयर है। अब चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा बॉडी बनाया गया। इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, ओके, लीग ऑफ नेशन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेटअप किया गया था। उसके बाद लीग ऑफ नेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि नहीं होना चाहिए था वो हो गया। उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में, तो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बड़ा काम ये होता है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आज के समय वर्ल्ड में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या है, रसिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, ठीक है, उधर इसराइल के देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, पूरा गल्फ कंट्री बना है। तो उसमें पीस एंड सिक्योरिटी कौन देखेगा? पीस एंड सिक्योरिटी देखने वाला जो बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके जो मेंबरशिप है टोटल 15 है, जिसमें 5 आपको परमानेंट नंबर है, परमानेंट मेंबर्स आपको 5 नजर आएंगे,
एंड नॉन परमानेंट मेंबर 10 है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना आपको बता दें, यहाँ पर है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो है 10 है, जो कि 2 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं विथ नो वेटो पावर है। अब यहाँ पर वेटो पावर क्या है? वेटो पावर मतलब हो गया, ये सिर्फ वेटो पावर आपको परमानेंट मेंबर को दिया गया है। यानी अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर एक भी मेंबर उस पर डिसएग्री करता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यानी ये वेटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर को ही दिया गया है। अब इसकी अथॉरिटी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन दैट ऑल मेंबर स्टेट आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर। आज के समय 193 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अगर ये 5 परमानेंट मेंबर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो दैट विल बी अ बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड अफेयर के ऊपर कि अगर ये कोई भी ऐसा डिसीजन लेता है किसी कंट्री के ऊपर तो वो उसे सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें रिफॉर्म्स की बात हमेशा की जा रही है, तो इसमें एक रिफॉर्म को मतलब कि कौन कंट्री इसमें परमानेंट मेंबर बन सकता है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। A new member, it has been suggested that should be the following criteria: a major economic power, अगर कोई कंट्री बनना चाहता है परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बात करें वर्ल्ड के जो ट्रेड है, वर्ल्ड में ट्रेड लेवल पे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें, इंडिया अभी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं, इंडिया एज अ वेरी डेवलपिंग वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया वाला ये क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सेकेंड है मेजर मिलिट्री पावर। आज के समय इंडिया के पास मिलिट्री पावर अगर बात करें, नेवी, एयरफोर्स, सब सारे एरिया में इंडिया इज नंबर वन, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। और हम जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज जो भी डिफेंस यूटेंसिल्स बना रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे उसे काफी नाम हो रहा है। जैसे कि हम लोग ने अभी पिनाका मिसाइल फ्रांस को भी बेचने की बात की है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सारे जो वर्ल्ड अफेयर पे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे काफी ज्यादा हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक मिलिट्री पावर के बारे में बात करें तो इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है। ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन बजट, अगर यूनाइटेड नेशन की बजट की बात करें तो वो कंट्री का अच्छा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर एक्सपेंडिचर के लिए, जो कि इंडिया भी अभी इसमें अच्छा है। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया अभी वर्ल्ड का नंबर वन पॉपुलेशन है। सेकेंड है अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। ऑल्सो जो एक ऐसा कंट्री जो कि डेमोक्रेसी है, इंडिया का डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंडिया में काफी अच्छे ह्यूमन राइट्स की बात होती है। अ कंट्री दैट वुड मेक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड कल्चर। अगर बात करें तो वो कंट्री होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसा डाइवर्सिटी? ज्योग्राफी का। हमारे कंट्री में देखो ज्योग्राफी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, वेजिटेशन काफी है, सॉइल्स नजर आ जाए, क्लाइमेट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, कल्चर की बात करें तो हमारे कंट्री में काफी ज्यादा आपको नजर आते हैं। अभी देखिए 2025 में अगर आपसे पूछा जाए कि इनकमिंग कौन कौन से नए मेंबर बनने वाले हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो डेनमार्क हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पनामा हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा। जो इस 25 में जिनके मेंबरशिप एंड होने वाला है वो कौन कौन से हैं? इक्वेडर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है एंड स्विट्जरलैंड है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, व्हाई इंडिया डिजर्व अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या इंडिया के पास वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? तो यहाँ पर है, पहला है कि डेमोग्राफिक एंड डेमोक्रेसी। जैसे कि पॉपुलेशन की बात करें तो आज के समय इंडिया 1.4 बिलियन पीपल के साथ ओके नियरली 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया का है, विद रेगुलर इलेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। किसी भी कंट्री का डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है या नहीं उसके रेगुलर इलेक्शन से पता चल जाता है। क्या एवरी ईयर यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर एवरी ईयर लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब चीज का इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो डेमोक्रेसी यहाँ पर काफी सक्सेसफुल है। दूसरा हम बात करें इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, तो आज के समय इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी है, और इंक्रीजिंग रोल इन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक फोरम लाइक G20, ब्रिक्स में देखा जाए इंडिया काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है इन सारे एरियाज में। वहीं देखा जाए स्ट्रेटेजिक ग्लोबल रिलेशन की बात करें जब हम, तो इंडिया मेंटेन बैलेंस डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बोथ यूएसए एंड रसिया। जो हम लोगों ने कोल्ड वॉर में जो रिलेशन रखा था रसिया और यूएस के साथ, आज भी हम वो मेंटेन करते हैं। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। सो इंडिया इज ऑल्सो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ग्लोबल पीस कीपिंग में।
डिप्लोमेसी में, कॉन्फ्लिक्ट मेडिएशन में, लाइक रसिया यूक्रेन की जो वार थी, इंडिया ने काफी अच्छा एज ए मेडिएटर काम किया। उस अदर बात करें गल्फ कंट्री की जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसमें भी इंडिया एक पार्टिसिपेट करता है। इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ वेटो थ्रू कंसेसिव बिल्डिंग। ओके, तो वेटो का जो है यहाँ पर कंसेसिव बिल्डिंग होता है, काफी इंडिया उसमें मेडिएट करता है और कन्विंस करता है अदर कंट्री को भी इस चीज को एग्री करने के लिए। अगर हम बात करें लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, तो देख सकते हैं ये ग्लोबल साउथ में जो भी ब्रांड्स लाइन है दैट इंडिकेट अ ग्लोबल साउथ, जिसमें लैटिन अमेरिका से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशियन कंट्री, गल्फ कंट्री बहुत सारे आ जाते हैं। तो रिकॉग्नाइज एज द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री आज के समय इंडिया लीड L69 ग्रुप, जिसमें 42 नेशंस है। ओके, पुशिंग फॉर यूएन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। और इंडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि चाहते हैं कि यूएन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिफॉर्म होना चाहिए, जिसमें कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ अदर मेंबर्स को भी चांस मिलना चाहिए एज अ परमानेंट मेंबर बनने का। एडवोकेट फॉर अ फेयर ग्लोबल गवर्नेंस रिफ्लेक्टिंग 21st सेंचुरी रियलिटीज। और आज के समय 21st सेंचुरी की जो भी चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, वो इंडिया काफी अच्छा से रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ में बात करें सपोर्ट फॉर यूएन नेशन चार्टर फॉर वैल्यूज, यहाँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इंडिया को देखा जाए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट डिसआर्मामेंट। इंडिया बोलता है कि नॉन प्रोलिफरेशन मीन्स नॉन, देयर शुड कंप्लीटली ना बैन ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स होना चाहिए, नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए, रेशियल इक्वालिटी की बात करता है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है इंडिया, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स होना चाहिए, नो नीड एनी वॉर, नो नीड एनी वॉर। ये सारी चीज जो कि आज के समय रिक्वायरमेंट है, ये सारे वैल्यूज को, जो यूनाइटेड नेशन के वैल्यूज है, उसे इंडिया काफी प्रॉपर वे में सपोर्ट करता है। और हमारा जितना भी प्रिंसिपल है और हमारा जो पॉलिसीज है, वो सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के पास सारे कंडीशन होने के बाद भी प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर अपोजिंग ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं कॉफी क्लब। कॉफी क्लब बेसिकली उन सारे कंट्रीज को कहते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट हो उसका एक्सपेंशन हो। तो ऐसे जो कंट्री हैं वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्री को भी चांस मिले परमानेंट मेंबर बनने का। यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ P5 की बात करते हैं, जो कंट्री लाइक खास करके चाइना है, जो इज द ओनली परमानेंट मेंबर अपोजिंग इंडियाज बिल। और बाकी सारे कंट्री इंडिया को सपोर्ट कर, लेकिन चाइना इज द ओनली। लेकिन आपको पता है जैसे कि वेटो पावर है, मतलब एक भी मेंबर इस पे डिसएग्री होता है तो वो रेजोल्यूशन कंप्लीटली पास नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चरल बैरियर की बात हो रही है, मींस इट रिक्वायर नेशन चार्टर अमेंडमेंट विद 2/3 जनरल असेंबली अप्रूवल एंड कंसेंट ऑफ ऑल P5 परमानेंट मेंबर। जो कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये अचीव होने से बिल्कुल, क्योंकि चाइना हमेशा मना करेगा, चाइना विल नॉट सपोर्ट। तो P5 मेंबर का ये कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। और 2/3 जनरल असेंबली का अप्रूवल भी होना चाहिए। अगर 2/3 जनरल असेंबली मिल जाता है तो P5 जो है वो, ये दोनों जब फुलफिल होंगे तभी जाकर एक कोई भी रेजोल्यूशन कंप्लीटली पास होगा। अब इसमें P5 में अगर कोई एक कंट्री नहीं एग्री करता है तो वो रेजोल्यूशन कभी भी पास नहीं हो सकता। तो इसलिए स्ट्रक्चरल बैरियर जो है एक सबसे बड़ा हडल है इंडिया के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंडिया के पास सारे क्राइटेरिया होने के बावजूद भी इंडिया परमानेंट मेंबरशिप नहीं बन पा रहा। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू एवरीवन।